किस मटेरियल का बना होता है ये मेटल? चलने में क्या भारीपन महसूस होता है? और कहीं ना कहीं ये ग्रेजुअली उस इम्प्लांट की लाइफ को स्लो करेगा। इम्प्लांट लगने के बाद क्या MRI अंडरगो कर सकते हैं? रोबोट ऑपरेशन करेगा तो आप क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट होने के बाद हम मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू जा सकते हैं। मेटल इम्प्लांट्स के बाद एयर ट्रैवल्स कर सकते हैं। एवरीथिंग इज डन बाय द सर्जन हिमसेल्फ। क्या आप कुछ सर्टिफिकेट देते हैं उनको? हर पेशेंट के लिए रोबोट नहीं है, खासकर इंडियन पॉपुलेशन। ज़मीन पे बैठना कितना मुनासिब होगा? आजकल रोबोटिक्स और AI का बड़ा चलन हो गया है। एक ही प्रकार का रोबोट नहीं होता है हेल्थ केयर में। हाउ इज आकाश हेल्थ केयर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट्स? पेशेंट को अपने पैरों पर जल्दी से जल्दी खड़ा करना है। डॉक्टर आशीष, ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात करें तो टोटली रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद व्हेन डज द लाइफ कम्स टू नॉर्मल फॉर अ पेशेंट? और पेशेंट को पेन रिलीफ मिल जाता है खुद एक बटन के प्रेस करने से। डॉक्टर आकाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से, मैं दोबारा बोलूँगी, आपने मेटल इम्प्लांट्स के बारे में बोला था। मेरा अगला सवाल मेटल इम्प्लांट्स के बारे में ही रहेगा। इम्प्लांट्स किस मटेरियल का बना होता है ये मेटल? इसके बारे में बताओ। सो जो इम्प्लांट्स हैं होते हैं मेटल हैं, अलॉयज मेनली। आज इतना हमारा साइंस इवॉल्व हो गया है कि बेसिकली अलॉयज जो हैं वो दो प्रकार के हम लोग नी रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं। एक होता है कोबाल्ट क्रोमियम, COCR जैसे बोलते हैं। इसका लाइफ थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द अदर इज़ द टाइटेनियम इम्प्लांट्स अलॉन्ग विद जिरकोनिया। सो टाइटेनियम एंड जिरकोनिया आर द हाई एंड, द Gucci and the LV, and baki is your not, I would not say that it is the cobalt chromium is substandard, but yes, the life expectancy of cobalt chromium is less as compared to the titanium implants. And all of these are inert metals. डॉक्टर आशीष, सिंस वी हैव कोबाल्ट क्रोमियम और टाइटेनियम नाइट्राइड, आप अपने पेशेंट्स के लिए इतने टफ वर्ड्स में से कौन सा वर्ड चूज करके सिलेक्ट करते हैं? सो बेसिकली इम्प्लांट चॉइस में पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अब पेशेंट पूछता है, कई पेशेंट नहीं भी पूछते हैं तो हम उनको खुद अपने आगे बढ़ के बताते हैं कि ये दो टाइप का मटेरियल है। अब दोनों मटेरियल के बीच में पेशेंट तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस वी टेल देम, अगर वो थोड़ा सा यंगर एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो हम चाहेंगे कि उनका इम्प्लांट ऐसा डले जो मैक्सिमम से मैक्सिमम चले। कुछ ऐसे इम्प्लांट्स हैं जिनका डलने के बाद रेंज ऑफ मोशन कम होता है। अगर कोई पेशेंट को बेड पे बैठने का, पालथी मारने का आदत है तो कहीं हम ऐसा इम्प्लांट दें जो हाई फ्लेक्स टाइप का हो, जिसमें घुटना ज़्यादा मुड़ सके। एक ये डिसीजन होता है। अगर पेशेंट बहुत ओबीस है तो उसमें हम इम्प्लांट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि उसमें स्टेम हम लंबा लगाते हैं टिबिया का, सो दैट वो बॉडी के वेट को और अच्छे से बैलेंस कर सके, लोड बेयरिंग कर सके। अब कोई पेशेंट को एलर्जी का प्रॉब्लम है तो एलर्जी एक्चुअली कुछ इम्प्लांट, वैसे तो ये इनर्ट मटेरियल होता है बट क्योंकि ये अलॉय है, 2-3 मेटल को मिला के बनता है तभी वो स्टेबल होता है। अलॉयज में यूजुअली थोड़ा सा पार्ट निकल का होता है। सो निकल एक ऐसा मेटल है जिससे कभी कभार बॉडी रिएक्ट करती है। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ निकल इन ऑल दीज इम्प्लांट्स इज वेरी लेस देन 0.1%, बट इवन देन समटाइम्स few patients who are hypersensitive, they can react to such an implant. तो अगर हमें लगता है उनको प्रीवियस हिस्ट्री है किसी एलर्जी की तो हम कहते हैं भाई इन दोनों में से, अगर दोनों इनर्ट है लेकिन ज़्यादा इनर्ट कौन सा है, वो टाइटेनियम है। तो हम कहते हैं कि अगर आप, एंड गुड थिंग इज इंडिया में आजकल प्राइस कंट्रोल है। एक ज़माना था जब ये दोनों में प्राइस में भी 2-2.5 गुना का फ़र्क था, 2 से 3 गुना का फ़र्क था। आजकल वो नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिकमेंड, अगर कोई पेशेंट, क्योंकि ये लाइफ मॉडिफिकेशन सर्जरी है, एक ही बार होनी है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के लिए, तो हम चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ कराए जो उनके रहने तक वो इम्प्लांट उनके साथ चले और सक्सेसफुली चले। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, अब मैं अपना पुराना डेटा देखूँ तो हम 60 से 70% या समटाइम्स 75% तक पेशेंट्स में हम टाइटेनियम इम्प्लांट यूज़ करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा चलने वाला है। टाइटेनियम और जिरकोनियम दोनों की ऑलमोस्ट अलग अलग कंपनीज से बनते हैं। दोनों का लाइफ स्पैन मोर देन 2 डिकेड्स है और दोनों ही रिलेटिवली इनर्ट मटीरियल हैं, जो कि हम किसी भी पेशेंट में यंगर या मिडिल एज ग्रुप से लेकर एल्डरली एज ग्रुप तक आराम से लगा सकते हैं। कितना वजन होता होगा डॉक्टर आशीष इन इम्प्लांट्स का, और चलने में क्या भारीपन महसूस होता है? नहीं, वैसे फॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, और क्योंकि हम कुछ पोर्शन बोन का भी निकालते हैं और कुछ मेटल डालते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर लाइट वेट,
100, 150, 200 ग्राम से ऊपर का इनका वेट नहीं होता, तो पेशेंट को पर से इसकी वजह से कोई वेट नहीं फील होता है। बट क्योंकि ये लाइट वेट भी है बट एट द सेम टाइम ड्यूरेबल भी है, सो वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है इनका। तो इम्प्लांट को फिक्स करने के टाइम पर आप क्या टेक्निक यूज़ करते हैं इम्प्लांट को फिक्स करने के लिए, और कितने चांसेस हैं कि ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो सकता है? व्हाट आर द ऑड्स फॉर दिस? सो फिक्सेशन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें तो बोन और मेटल के बीच में एक बोन सीमेंट डाल दिया जाता है। जैसे हम वॉल बनाते हैं, ईंटों के बीच में सीमेंट डालते हैं, ऐसे ही हमारा एक बॉडी में जाने वाला एक बोन सीमेंट होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो सबसे कॉमन मेथड है। कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको उस बोन सीमेंट से भी एलर्जी हो सकता है, तो आजकल नए इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं जिसमें हम बिना सीमेंट के भी, यानी कि अनसीमेंटेड तरीके से डाल सकते हैं। बट इंडिया में वो कॉमनली अवेलेबल नहीं है, अब आना शुरू हुए हैं। आने वाले कुछ साल में वो इम्प्लांट भी हम रेडली अवेलेबल होगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए ग्रेजुअली उस मार्केट, इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। बट वो एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पेशेंट्स के लिए है जिनमें कोई सीमेंट से रिलेटेड एलर्जी हो या कोई और इंडिकेशन हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सीमेंट से फिक्स करते हैं। कभी कभार इम्प्लांट लूज़ हो जाता है, मोस्टली वो बहुत पुराना हो जाता है तब लूज़ होता है, या किसी को इन्फेक्शन हो जाए इम्प्लांट में तो भी लूज़ होता है। तो जब भी वो लूज़ होगा तो वो पेशेंट को डिसबैलेंस देगा, पेशेंट उतना नॉर्मली उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, पेनफुल होगा, और कहीं ना कहीं वो जॉइंट में स्वेलिंग, इन्फेक्शन या कभी कभार डिस्चार्ज या पस भी निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिनेरियोज में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे आर नॉट एबल टू वॉक कंफर्टेबली विदाउट पेन, और कहीं ना कहीं उनको वापस उसमें कोई ना कोई इंटरवेंशन या किसी ना किसी रिपीट प्रोसीजर का जरूरत पड़ता है। मैं क्विकली आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगी, आप उस पर बिल्कुल वन वर्ड आंसर दे सकते हैं। इम्प्लांट लगने के बाद क्या MRI अंडरगो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या रिप्लेसमेंट होने के बाद हम मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट हाँ, कुछ इम्प्लांट्स में वो बीप कर सकता है, तो अगर बीप करेगा तो हम नॉर्मली हर पेशेंट को एक कार्ड बना के देते हैं, या मेटल के लिए एक इम्प्लांट सर्टिफिकेट बना के देते हैं, जो भी वो शो करेंगे तो मोस्टली वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। और एयर ट्रैवल्स में कैसे रहता है? क्या मेटल इम्प्लांट्स के बाद एयर ट्रैवल्स कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये ट्रैवल कहीं भी जा क्या आप कुछ सर्टिफिकेट देते हैं उनको? हाँ, इम्प्लांट सर्टिफिकेट होता है, दे कैन कैरी एट ऑल एयरपोर्ट्स, एवरीवेयर इट इज़ एक्सेप्टेबल। ज़मीन पे बैठना कितना मुनासिब होगा? वैसे लिटरेचर कहता है, और जो इम्प्लांट मैन्युफैक्चरर है वो तो ये कहते हैं कि आपको ग्राउंड पे नहीं बैठना चाहिए। बट इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस, कल्चरल, सोशल ऐसी ऑब्लिगेशंस होती हैं जिसमें कभी कभार आपको नीचे बैठना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि कभी ऐसा कोई मजबूरी वाला सिचुएशन हो तो आप बैठ सकते हैं ज़मीन पे। बट हाँ, उठते टाइम किसी का सहारा लेके उठना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज आप घुटने के ऊपर ही प्रेशर डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं ये ग्रेजुअली उस इम्प्लांट की लाइफ को स्लो करेगा। सो हम ये कहेंगे कि भाई जो ओरिजिनल नी जॉइंट था दैट इज़ द बेस्ट जॉइंट, बट अब वो ख़राब हो गया तो दिस इज़ द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। और इसमें कुछ अगर हम प्रिकॉशंस ले लेंगे तो इसका लाइफ और बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ क्या है, जब हम हर बार उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालेंगे तो जहाँ उसकी लाइफ 25-30 ईयर्स था वो धीरे धीरे घट के कम हो सकती है। तो ये प्रिकॉशंस उसकी लॉन्गिटिविटी बढ़ाने के लिए है। अदरवाइज अगर कोई बेड पे बैठ के पालथी मारना चाहता है, कोई योगा आसन करना चाहता है, दैट इज़ वेरी वेल पॉसिबल विद द न्यू एज इम्प्लांट्स। इंडियन कमोड्स? इंडियन कमोड्स इज स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। स्ट्रिक्टली स्क्वाटिंग आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करें? फुल स्क्वाट इज अवॉइडेड, हाफ स्क्वाट, सिंगल लेग स्क्वाट वो तो एक पार्ट ऑफ हमारा रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज में रहता है। हीटर के पास कितनी देर बैठ सकते हैं? जितनी देर उनको ज़रूरत लगता है। तो क्या उससे कुछ ओवर हीटिंग या ऐसा कुछ के चांसेस बढ़ते हैं? थोड़ा सा आप या अगर हम चाहें कि मैं इसके ऊपर सिकाई कर लूँ? सिकाई यूजुअली हम गर्म सिकाई फर्स्ट 4 to 6 months में अवॉइड कराते हैं, क्योंकि वो मेटल है। कोई भी सर्जिकल पार्ट हो, चाहे वो नी हो, शोल्डर हो, कहीं भी हम सर्जरी करते हैं तो वहाँ गर्म सिकाई हम यूजुअली प्रोहिबिट करते हैं, बिकॉज हीटिंग से वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मेटल की प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट आ सकता है और पेशेंट में फील अनकम्फर्टेबल। डॉक्टर आकर्ष, आजकल रोबोटिक्स और AI का बड़ा चलन हो गया है, तो व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर योर पेशेंट्स इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक सर्जरीज? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत लोग ऐसे आते हैं, रोबोट ऑपरेशन करेगा तो आप क्या करेंगे? तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ना तो रजनीकांत आएगा ना ही ट्रांसफॉर्मर, करना हमने ही है। तो रोबोट इज़ जस्ट अ मशीन, अ सर्जन हैंडल्ड मशीन। हाँ, रोबोटिक्स के अपने फ़ायदे हैं, बेटर प्रिसीजन, स्मॉल इंसिजन, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, एंड रिकवरी इज़ बिट फास्ट इफ़ यू कंपेयर कन्वेंशनल टू द रोबोटिक्स।
So yes, a surgeon handles the robot. Everything is done by the surgeon himself. Robot खुद कुछ नहीं करता है. Yes, there is planning that is done, जिसमें आपका इनिशिएटिव भी बहुत ज़्यादा होता है. सर्जन उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करता है. रोबोट ने बोला मुझे 2 डिग्री काटना है, बट सर्जन को लगता है नहीं मुझे 3 डिग्री की ज़रूरत है. सो वी कैन कस्टमाइज इट टू 3 डिग्रीज. इट इज़ अ टूल दैट हेल्प्स यू, बट यू कैन नॉट बी सोलली डिपेंडेंट ऑन द रोबोट. सो डॉक्टर आशीष, आपका रोबोट का कितनी फ्रेंडशिप है आपकी और रोबोट की? हमारी फ्रेंडशिप तो शुरू हुई थी, लेकिन कहीं बीच में थोड़ी सी सेटल डाउन हो गई बिकॉज रोबोटिक सर्जरी पिछले 4 साल से हमने रोबोट पे काम कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है. हर पेशेंट के लिए रोबोट नहीं है. खासकर इंडियन पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रोबोटिक के कुछ ना कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. सो यस, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज़ ऑलवेज गुड फॉर द पेशेंट. अगर वो उसको एट द एंड क्लिनिकल रिजल्ट्स और उसके फंक्शनल आउटकम में फ़र्क कर रहा है तो हमें करना चाहिए. हमने रोबोट का फ़ायदा देखा सबसे ज़्यादा हमने पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में देखा. पार्शियल नी रिप्लेसमेंट केसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. पूरी प्रैक्टिस में अराउंड 10 to 15% केसेस ही पार्शियल में जाते हैं बिकॉज यंग एज में मोस्टली पेशेंट्स प्रेजेंट नहीं करते. बट हाँ, उसमें तो रोबोट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. टोटल नी में भी जब भी हमने देखा कि बहुत ही कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफॉर्मिटी वाला पेशेंट है या उसका पहले कोई फीमर में या लेग बोन में कोई सर्जरी हुआ है जहाँ पर कोई इम्प्लांट पड़ा हुआ है और हम कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर रोबोट का बहुत फ़ायदा है. और कहीं आप इस चीज़ को क्वांटिफाई करना चाहें कि एग्जैक्ट कितना डिग्री हमारा जॉइंट कट रहा है या बोन का अलाइनमेंट देखना चाहें, उसके लिए रोबोट की हम हेल्प ज़रूर ले सकते हैं. ऐसे उन सारे सिनेरियोज में जहाँ पर रूटीन कन्वेंशनल सर्जरी करना थोड़ा रिस्की हो या इम्पॉसिबल. And I think I'd like to add here कि through our conversation, bringing it out to the larger audience, कि रोबोट एक ही प्रकार का रोबोट नहीं होता है हेल्थ केयर में. सॉफ्ट टिश्यू रोबोट अलग होता है जिसको हम बड़े सारे नामों से जानते हैं, डाविंची एंड अदर्स, मेट्रॉनिक एंड ऑल. और दूसरा होता है बोन जॉइंट सर्जरीज के लिए ऑर्थोपेडिक रोबोट. ये दोनों डिफरेंट, एब्सोल्यूट डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट. और जो ऑर्थोपेडिक रोबोट होता है उसकी इंडिकेशन सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट तक सीमित रहती हैं. जबकि जो सॉफ्ट टिश्यू रोबोट है उसकी डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस हैं एंड इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड प्रैक्टिस. मगर टीकेआर आज भी ऐसी सर्जरी है जिसमें सर्जन का स्किल और उसकी प्रिसिशन मैटर करती है रोबोट से ज़्यादा. क्योंकि डॉक्टर नमिता ने बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि सर्जन की स्किल बहुत मैटर करती है. आप अपनी सर्जरीज में कौन सा ऐसा स्किल इंड्यूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ द राइट अप्रोच ऑफ रिप्लेसिंग द जॉइंट? व्हाट इज डिफरेंट अबाउट योर टेक्निक? सो बेसिकली सर्जरी में या तो आप टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें हमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट लगी लास्ट 10 सालों में जैसे हमने प्रोसीजर करते रहे हैं, उसमें पहले हम क्या करते थे, जो हमारा मेन मसल है क्वाड्रिसेप्स जिसको हमें ओपन करना पड़ता है जॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो पहले हम थ्रू द मसल जाते थे, उसको कट करते थे, ओपन करते थे, सर्जरी करके वापस उस मसल को स्टिच कर देते थे. पर हमने देखा कि कई महीनों तक भी पेशेंट उस फिजियोथेरेपी के टाइम पे भी बहुत पेन कंप्लेंट करता था और कहीं ना कहीं जहाँ पर हमने स्टिच किया है वहाँ पर पॉइंट ऑफ वीकनेस रह जाता है. वहीं से कभी कभार कुछ पेशेंट, किसी को चोट लग जाए तो वो रप्चर भी हो जाती है मसल. तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए, स्लो रिस्पांस इन रिहैबिलिटेशन को देखते हुए हमने एक नया टेक्निक स्टार्ट किया जो कि बहुत सारे काफ़ी सर्जन करते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं करते, जिसमें हम पूरी मसल को फ्लिप कर देते हैं, उसको लिफ्ट करके स्लाइड कर देते हैं और बिना मसल को काटे जॉइंट को एक्सपोज करते हैं, उसमें सर्जरी करते हैं और वापस वो मसल अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाती है. तो कहीं ना कहीं कंप्लीट मसल इंटैक्ट रहने का हमें पेशेंट की रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ना तो उसको मसल कट का पेन होता है, ना उसको बेंडिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है. इनफैक्ट वैसे पेशेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिजियोथेरेपी करने का भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो उनकी मसल ओरिजिनल रहती है, इंटैक्ट रहती है. वेरी नेक्स्ट डे हम उनकी बेंडिंग वगैरह विदाउट मच पेन आराम से कर सकते हैं. तो इस अप्रोच को हम सब वेस्टर्स अप्रोच कहते हैं, या हम उसको कहेंगे भाई हमने मसल को बिना कट किए ही लिफ्ट किया और स्लाइड कर दिया, या मसल को एक्सक्यूज़ करके हमने जॉइंट को एक्सपोज किया और वहाँ पर हमने सर्जरी कर दिया. आप हमारे व्यूअर्स को क्या इस पे थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करके बता पाएंगे? हाँ, तो बेसिकली ये वाला मसल है हमारा, क्वाड्रिसेप्स मसल है. नॉर्मली हम क्या करते थे, इसके थ्रू दी
पार्ट ऑफ द मसल हम जाते थे, इसको कट करते थे, 2/3 पार्ट इधर हो जाता था, 1/3 इधर आता था और फिर जॉइंट एक्सपोज होता था। बट अब सिनेरियो चेंज है कि हम मसल के साइड से जाते हैं, पूरा का पूरा मसल को हम आराम से स्लाइड कर सकते हैं। प्रिसाइसली। तो कम सारा मसल साइड पे आ गया, देन वी कैन सी द जॉइंट इजीली। थोड़ा सा टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर है ये, बट विद प्रैक्टिस यू आर एबल टू स्लाइड द मसल विदाउट कॉजिंग एनी कॉम्प्लिकेशन, एंड वंस यू हैव डन द प्रोसीजर इट मसल कम्स बैक इन द ओरिजिनल पोजीशन। तो कहीं ना कहीं इस मसल के इंटैक्ट रहने से हमें फंक्शनली पेशेंट की रिकवरी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। सो डॉक्टर आशीष, आपने जैसे बोला कि सब जगह ही नी रिप्लेसमेंट तो बहुत सारी जगहों पे होते हैं, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स में भी होते हैं, हमारे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी होते हैं। हाउ इज़ आकाश हेल्थ केयर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट्स? सही, प्रोसीजर तो सब लोग सेम ही करते हैं। यहाँ पर हम एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो टीम वर्क है। हमें पता है कि सिर्फ सर्जन के भरोसे ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगा। वो जर्नी वहाँ से शुरू होती है जब पहली बार हम पेशेंट को ओपीडी में काउंसलिंग करते हैं और वो अपना मन बनाता है कि हाँ मुझे कराना है, और वहाँ से हमारा पूरा टीम उसको असेस करता है, उसका कंडीशन देखता है, सर्जरी तक लेके आता है, सर्जरी कराते हैं, उसके बाद रिहेबिलिटेशन होता है, उनका पेन मैनेजमेंट होता है। वो उस पूरे एसोसिएशन जो सवा साल का एसोसिएशन है, उस पूरी जर्नी को हम एक टीम एफर्ट से डील करते हैं। एक तो हो गया ये सक्सेस का राज कि अगर सारे लोग मिलके उस पेशेंट के हर एक एस्पेक्ट को फोकस करते हैं, आई थिंक द आउटकम हैज़ टू बी वेरी गुड। इट्स लाइक अ टाइट ग्रिडलॉक बिटवीन वन स्पेशलिटी एंड अनदर, कि जिसमें कि पेशेंट के स्लिप होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। और एक हमने रियलाइज़ किया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिससे कहीं ना कहीं हमें पेशेंट को फेलियर मिल सकता है। तो उन सारे कंपोनेंट्स को, उसमें जो गैप्स थे उसको क्लब करने के लिए, उसको प्लग करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बना दिया, उसको एक स्पेशल नाम दिया जिसको हम स्पीड नी प्रोग्राम कहते हैं। स्पीड मतलब तेज़ी नहीं है, स्पीड एक वो एक्रोनिम है। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं जिसमें हमने वो सारे एस्पेक्ट्स कवर किए। जैसे कि हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि ये इलेक्टिव सर्जरी है तो इट हैज़ टू बी सेफ फॉर द पेशेंट, तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो इसलिए सेफ्टी पार्ट को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। पेशेंट का ऑप्टिमाइजेशन करना, सर्जरी से पहले रिहेबिलिटेशन कराना, वो सारा चीज़ उस एस का पार्ट बनता है। देन सेकंड पार्ट इज़ कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पेन बहुत होता है सर्जरी के दौरान और उसके बाद, उस पेन को हम कैसे मैनेज करें, वो हमारी एनेस्थीसिया टीम प्रॉपर मल्टी मॉडल अप्रोच है, बड़े सारे एस्पेक्ट्स उसमें लेते हैं जो आपको ये बताएंगे, उससे हमारा पेन प्रॉपरली मैनेज होता है। 95% तक का पेन हम इजीली मैनेज कर पाते हैं। तब हम जाते हैं थर्ड एस्पेक्ट, यानी कि ई जो फर्स्ट ई है, यानी कि एक्सप्रेस रिहेबिलिटेशन, ताकि हम जिस अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम सब वेस्टर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें क्योंकि मसल कट नहीं होता, पेशेंट को हम जल्दी खड़ा भी कर सकते हैं, वॉकिंग भी करा सकते हैं। यानी कि फर्स्ट 4 to 6 आवर ऑफ सर्जरी में पेशेंट अपना फर्स्ट वॉक ले लेता है। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ अगेन अनदर ई इन द स्पीड एक्रोनिम, विच इज़ द एग्जैक्ट फिट। कैसे हम उस इम्प्लांट को एक परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ डालें, उसमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे गैप बैलेंसिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंटेशन पेशेंट को परफेक्ट अलाइनमेंट देता है। प्लस हम रोबोटिक्स को यूज़ करके कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल सिचुएशंस में रोबोट से हम इम्प्लांट की एग्जैक्ट फिट करते हैं, जिससे उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ती है। और जो लास्ट पार्ट है, डी पार्ट है, दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी। Durability depends on what type of implants we are using, and the modern implant which we are using, whether without stem, with stem, high flex type, titanium, all these things contribute to the longevity and the durability of the implant. So वो सारे फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं पेशेंट के सक्सेस में, आउटकम में इफेक्ट कर सकते हैं, उन सबको हमने क्लब किया, उसको एक प्रोग्राम बनाया, उसके कुछ चेक पॉइंट्स बनाए, कोई प्रोसेस बनाया, और उसको हमने हर पेशेंट पे इम्प्लीमेंट किया। और हमने देखा कि 1500 पेशेंट हमने उसके प्रोग्राम में किए 1 साल में, और सारे पेशेंट्स में उन सारे फैक्टर्स को, उस टीम को साथ जोड़ने से हमें बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स मिले। सो डॉक्टर आशीष, अभी तक मैं समझ पाई कि ये पेशेंट की एक होलिस्टिक रिकवरी और एक स्पीडी रिकवरी की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस स्पीडी रिकवरी के अंदर जो हम जल्दी रिकवरी की बात कर रहे हैं, आपका क्या वो एक की रीज़न है, या वो आपका एक क्या फॉर्मूला है जो आपका ये जल्दी या फास्टर रिकवरी की तरफ लेके जा रहा है? सो स्पीडी रिकवरी आफ्टर सर्जरी का एक साइंटिफिक नाम होता है इरास, जिसे कहते हैं हम एनहांस्ड और अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी। वो सिर्फ किसी एक चीज़ से नहीं बनती, उसमें शायद 22 कंपोनेंट्स डिफाइंड है जो सर्जरी के पहले से शुरू होते हैं। सर्जरी के दौरान आप उस पेशेंट के साथ क्या कर रहे हैं, और सर्जरी के बाद उस पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, और हम क्या मेडिकेशंस दे रहे हैं, ये सब मिलकर
हमें इरास की तरफ ले जाता है। छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट्स को मॉर्फिन या उस क्लास की ड्रग से दूर रखना, पेन किलर सेफर जो हैं वो यूज़ करना, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे सर ने बताया कि एक अप्रोच बदल देना। अप्रोचिंग सर्जिकल अप्रोच टू द नी को सबवास्टस कर लेने से वी रियलाइज दैट दीज पेशेंट्स की रिहैबिलिटेशन इज गेटिंग बेटर। इनको जल्दी खाने पीना अलाउ करना, जल्दी चलना अलाउ करना, सो दैट द एम इज़ वेरी सिंपल कि बेड पर कम से कम समय बिताना है, पेशेंट को अपने पैरों पर जल्दी से जल्दी खड़ा करना है। और ये सारी प्रैक्टिसेस टुगेदर मिलकर एक पेशेंट को इरास की तरफ ले जाती हैं। डॉक्टर नमिता, दर्द का डर आई थिंक इंसानों के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है, तो आपके टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के अंदर दर्द बड़ा है या दर्द का डर बड़ा है? इट्स अ स्वीट क्वेश्चन एक्चुअली। सो हमने जैसे इनिशियली बात करी कि बहुत प्रेवलेंट है ये डिजीज़। इनफैक्ट अगर डाटा देखें, इंडियन डाटा भी कहता है कि 25 to 30% प्रेवलेंस है इस डिजीज़ का हमारी इंडियन पॉपुलेशन में, मगर लोग सर्जरी से डरते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि दर्द बहुत होगा। और हाँ, बोन कटिंग जहाँ पर भी इन्वॉल्व होती है वो सर्जरी इंटेंसली पेनफुल होती है। मगर आज के मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट के युग में आई थिंक अब डर सिर्फ रह गया है, क्योंकि दर्द को तो दवाइयाँ दे के हम ठीक कर पाते हैं। इनफैक्ट वी टेक अ मल्टी मोडल अप्रोच टू पेन मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम सिर्फ किसी एक तकनीक से नहीं पेशेंट को डील करते। हम अल्ट्रासाउंड से पेशेंट को नर्व आइडेंटिफाई करते हैं, पेशेंट्स की नर्व जो कि नी को सप्लाई करती हैं, नी के आगे वाले भाग को, नी के पीछे वाले भाग को सप्लाई करने वाली दो मेन नर्व्स होती हैं। तो हम अल्ट्रासाउंड में उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत पतले कैथेटर्स छोड़ देते हैं, जिससे निरंतर कुछ दवाई वहाँ सुन करने की जाती रहती है, तो बिना किसी और चीज़ के भी पेशेंट का वो एरिया पेन फ्री रहता है। एडिंग ऑन टू इट हमने टेक्नोलॉजी लाई जिसे कहते हैं पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया की। तो वो एक ऐसा पंप होता है जिसमें मास्टर स्विच पेशेंट के हाथ में आ जाता है। सो उसे अब किसी और पर निर्भर नहीं रहना। अगर उसे दर्द है वो स्विच दबाता है, उससे मेडिसिन खुद ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती हैं टुवर्ड्स द नर्व, नर्व के आसपास वाले एरिया में वापस सुन पाने की दवाई आ जाती है और पेशेंट को पेन रिलीफ मिल जाता है खुद एक बटन के प्रेस करने से। बट दैट्स नॉट ऑल। सो हम वो मेडिसिन बिल्कुल नहीं देते जिनके ऊपर किडनी और हार्ट के ऊपर जो असर कर सकती हैं। बहुत बेसिक मेडिसिन मगर डिफरेंट क्लास ऑफ मेडिसिन को जोड़कर उसे मल्टी मोडल बनाते हैं और पेशेंट को इस पूरे कवरेज से हम पेन फ्री रख पाते हैं। जैसे सर ने बोला 95% ऑफ आवर पेशेंट्स कैन गो पेन फ्री विदाउट द यूज ऑफ एनीथिंग लाइक मॉर्फिन और नारकोटिक्स के बिना इस्तेमाल के। क्यों ओपियोइड्स यूज नहीं करना चाहते? बहुत सिंपल है, क्योंकि जिसे ओपियोइड देते हैं उसे ओपियोइड की वजह से ही नींद आना, एडिक्शन का प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। ओपियोइड अपने आप में एक बहुत बड़ा गाथा है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो द होल ट्रेंड इज कि हम ओपियोइड से बचें, हम उन दवाइयों से बचे जो किडनी को खराब करने का पॉसिबिलिटी रखती हैं, और उनसे बचते हुए भी पेशेंट को मैक्सिमम पेन रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। तो अगर डॉक्टर नमिता हैं तो दर्द के आगे नहीं है। होपफुली यस। डॉक्टर आशीष, ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात करें तो टोटली रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद व्हेन डज द लाइफ कम्स टू नॉर्मल फॉर अ पेशेंट? सी बहुत सारे पेशेंट्स ये सोच के आते हैं कि सर्जरी कराएंगे और कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में ही वो सारे एक्टिविटीज़ करने लग जाएंगे। बट वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मोमेंट है जब आपको उनको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देना है कि आपका एज आपके फेवर में नहीं है, मसल्स वीक है, आर्थराइटिस है। तो कहीं ना कहीं ये एक जर्नी है जिसमें कुछ महीनों तक हमें साथ में चलना है, उनको गाइड करना है। सो अगर हम रिकवरी की बात करें तो हम आमतौर पे अगर वो सिंगल साइड नी रिप्लेसमेंट हो रहा है तो 1 से 2 महीना उनको कम से कम चाहिए अपने रूटीन की डेली एक्टिविटीज़ में जाने के लिए। और अगर दोनों साइड है तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि 2 से 3 महीने का टाइम उनको डेडिकेट करना है ऑन द नी फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। हर हफ्ते हम उनका चैलेंज बढ़ाते जाते हैं। पहले हम उनको वॉकर देते हैं, बाद में हम स्टिक पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर हम स्टिक घर पे छुड़वाते हैं, फिर स्टेयर क्लाइंबिंग कराते हैं। पहले 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर घर से बाहर वॉक करेंगे, फिर वॉक की स्पीड बढ़ाएंगे, फिर साइकिलिंग करेंगे, स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया, हाफ स्क्वाट्स करेंगे। तो ऐसे हर हफ्ते दर हफ्ते उनका चैलेंज बढ़ता चला जाता है ताकि वो ग्रेजुअली अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में आ जाए। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा पर्टिकुलर होता है क्या वो वापस गाड़ी चला पाएंगे, 2 व्हीलर चला पाएंगे।
स्पोर्ट्स खेल पाएंगे, अगर खेल पाएंगे तो कौन सा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, क्या वो स्विमिंग कर सकते हैं, क्या वो डांस कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके प्रोफेशन, उनके रहन सहन, उनके लाइफस्टाइल को देख के हमें बताना। आप कोई ऐसा पेशेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मुझे याद है, एक लेडी थी जो कि विलेज में रहते हैं, जिनका फार्मिंग का काम है, अब उनको वहाँ स्क्वाट करना है, तो उनको हमने वो कहा कि भाई आप नी रिप्लेसमेंट करा के नीचे बैठ के अपना फार्मिंग या हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो। तो उनके लिए फिर हमने दूसरा, यानी कि ऑस्टियोटमी एक और प्रोसीजर होता है जो कि उतना सक्सेसफुल नहीं है, बट हाँ वो ऐसे लोगों के लिए होता है जिनको स्क्वाटिंग करना उनके लिए मजबूरी है। तो ऐसा डिस्कशन, डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे सकें। बट हाँ, हर नी रिप्लेसमेंट पेशेंट के बाद हम उनको सिग्निफिकेंट टाइम अपने नी पर डिवोट करने को बोलते हैं, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो उस सर्जरी का उनको पूरा बेनिफिट नहीं होगा। तो डॉक्टर आशीष, अगर हम स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट्स सपोज वी हैव अ फुटबॉलर, तो क्या आप उन केसेस के अंदर भी जिनकी इतनी अग्रेसिव नी मूवमेंट होने वाली है, तो क्या उनको भी आप रेकमेंड करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी? नहीं, अगर कोई जैसे हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है जिसमें ट्विस्टिंग टर्निंग होता है, उसमें हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कि भाई उस पर नी रिप्लेसमेंट होगा तो उसके बाद वो ये हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या हाई एनर्जी स्पोर्ट्स सब नहीं खेल पाएंगे। ऑल्दो फ्यू पेशेंट्स स्टिल गो बैक, बट उससे क्या है कि उससे इम्प्लांट की लाइफ कम हो जाती है। तो नॉर्मली जो लो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, सिंपल जैसे डबल टेबल टेनिस हो गया, या जिसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग एंड टर्निंग नहीं होता, स्विमिंग हो गया, ब्रिस्क वॉक हो गया, साइकिलिंग हो गया, ऐसी सिंपल एक्टिविटीज़ आप नी रिप्लेसमेंट के बाद कर सकते हैं। बट आप अगर उसके अगेंस्ट सारी हाई इंटेंस एक्टिविटीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट की लाइफ को छोटा कर रहे हैं। डॉक्टर आकाश, डॉक्टर आशीष ने मेंशन किया सब वास्टस अप्रोच के बारे में, तो सब वास्टस अप्रोच के अंदर क्या फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन उतनी ही इंटेंस रह जाती है जितनी कन्वेंशनल सर्जरीज की होती है? आई थिंक उतनी ज़्यादा रिहैब और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने टेंडन को तो छुआ भी नहीं है। वी हैव जस्ट ग्लाइडेड द मसल, retracted on one side and then performed our surgery. So yes, initially I think 15-20 days till the time stitches हम निकालते हैं, थोड़ा बहुत gradual physiotherapy की ज़रूरत होती है, but not as intense and aggressive बाकी अप्रोचेस के कंपैरिजन में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनका जो टाइम ऑफ हीलिंग है या रिकवरी है वो और ज़्यादा अर्ली हो जाता है बाकी पेशेंट्स के कंपैरिजन है? बिकॉज इस अप्रोच का दूसरा नाम है क्वाड्रिसेप्स पेयरिंग अप्रोच। तो आपने उस मसल को बख्श दिया, सो उतना ज़्यादा आप उसको इंटेंसिटी नहीं फिजियोथेरेपी की ज़रूरत उसके लिए। एंड येस, आप अपने रूटीन काम वापस जल्दी आ सकते हैं बाकी अप्रोचेस के कंपैरिजन। तो जो 3 महीने बाद ड्राइविंग स्टार्ट होने वाली थी वो कितनी जल्दी स्टार्ट हो पाएगी? 1.5 से 2 महीने में। और जो 2 महीने बाद स्टेयर क्लाइंबिंग या 1.5 महीने बाद स्टेयर क्लाइंबिंग शुरू होने वाली सब थी? वास्टर्स के साथ हमारे पास पेशेंट्स हैं जिन्होंने 15 दिन पे स्टेयर क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी है। सो येस, इट इज़ अ डेफिनेटिव गुड ऑप्शन, बट येस, एज डॉक्टर आशीष सेड, not everybody's cup of tea. So you need to have a skilled hands to do this approach. So thank you so much, Dr. Ashish. Thank you so much, Dr. Namita. Thank you, Dr. Akash, for speeding up the recovery of our total knee replacement patients. Thank you so much.